Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. We are uploading the lectures of CSIR NET Physical Sciences. तो वेक्टर एनालिसिस अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं और वेक्टर एनालिसिस का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अभी तक जो भी हमने टॉपिक अचीव किए हैं वो क्या है, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसी टाइप से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। इसके साथ में हमने डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी किया था। और एज एन एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड फिजिकल क्वांटिटी वी यूज लीनियर इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और साथ में हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट भी डिस्कस किया है। नाउ वेक्टर रिलेटेड थ्योरम भी हमने डिस्कस की थी, वहां पर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसी टाइप से हमारी स्टोक्स थ्योरम क्या है, ये थ्योरम भी हमने डिस्कस की थी। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। तो ब्रेक के बाद हम मूव करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स की तरफ। So our next topic is linear dependency of vectors. अब linear dependency of vectors क्या होगा? linear dependency of vectors. Now हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं और वो जो वेक्टर हैं वो लीनियर डिपेंडेंट हैं या लीनियर इंडिपेंडेंट है, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। सो लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर्स हमारे लीनियर डिपेंडेंट है और लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये हम बताएंगे। लेट देयर आर थ्री वेक्टर्स u, v and w. These are three vectors and these vectors are linear dependent or linearly independent. Now these vectors will be linearly dependent. These are linearly dependent. So linearly dependent होंगे और linearly dependent कब होंगे? If alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w is equal to 0. So अगर alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w equals to 0 हो, यहाँ पर u v w हमारे थ्री वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए alpha 1 u1 plus alpha 2 v plus alpha 3 w हमारा 0 होना चाहिए। और साथ में क्या होगा, here alpha 1, alpha 2 and alpha 3 all are not 0. so alpha 1, alpha 2, alpha 3 हमारे 0 नहीं है, जबकि alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w 0 है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होंगे, पर फिर भी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये आपको 0 मिले, तो उस केस में जो हमारे थ्री वेक्टर्स हैं u, v and w, these vectors are said to be linearly dependent vector and these three independent vectors do not form the basis of R3 space. So एक तो आपके पास में ये 0 होना चाहिए, जबकि alpha 1, alpha 2, alpha 3 हमारे 0 नहीं होने चाहिए। and these three डिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि यहां पर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की बात हो रही है, these three dependent vector do not form the basis of R3 space. So R3 हमारा थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और R लिया इसका मतलब रियल वेक्टर स्पेस की हम बात कर रहे हैं। सो इनके लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w 0 होना चाहिए, alpha 1, alpha 2, alpha 3 हमारे 0 नहीं होंगे and these three dependent vectors do not form the basis of R3 space. अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये जो वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हों
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर किस केस में होंगे? u v w are three vectors and these three vectors are linearly independent if alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w equals to 0, ये तो 0 हो, और साथ में हमारा alpha 1 alpha 2 alpha 3 ये भी 0 होना चाहिए। तो alpha 1 alpha 2 alpha 3 0 है, alpha 1 u plus alpha 2 v प्लस अल्फा 3 डब्ल्यू भी हमारा 0 है। तो उस केस में ये जो वेक्टर्स हैं u v एंड w, दीज थ्री वेक्टर्स आर नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारा 0 होगा, जबकि लीनियरली डिपेंडेंट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे 0 नहीं होंगे। एंड इन दिस केस these three इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ R3 स्पेस। किस केस में? अगर u v w हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन द थ्री वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ R3 स्पेस। अब इसके हमको न्यूमेरिकल लेने हैं, तो एक दो हम इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और उसके बाद में अभी तक जो CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में वेक्टर एनालिसिस आज हम वाइंड अप करेंगे। सो लीनियरली डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स के हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द सेट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्या है? 1/√2 1 1 0 1/√2 0 1 1 and 1/√2 1 0 1। द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर हमको दे रखा है। नाउ ऑप्शन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट इसने बोला है द थ्री वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। द थ्री वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल में के केस में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। सेकंड बोला इसने, सेकंड the three vectors are linearly independent। linearly independent सेकंड हमारे पास में ये है। एंड थर्ड ऑप्शन है the three vectors cannot form the basis, cannot form a basis in थ्री-डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। एंड फोर्थ ऑप्शन इसने दे रखा है 1/√2 1 1 0 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1/√2 0 1 1 एंड 1/√2 1 0 1। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा है वो हमको चेक करना है। अब एक प्रॉपर्टी और हमको लेनी थी कि अगर आपको चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो चेक कैसे करोगे? तो चेक करने के लिए हमारे पास में है 3/3 का एक डिटरमिनेंट होगा। अगर थ्री वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है। सो u1 v1 w1, u2 v2 w2, u3 v3 w3 इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, उसके बेस पर हम बोलेंगे कि अगर इक्वल टू 0 है देन
vectors are linearly dependent vector. So linearly dependent के लिए ये जो 3/3 का डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आपको 0 नहीं मिले, देन these vectors are linearly independent vector. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो हमको ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं 1/√2 110, 1/√2 011 एंड 1/√2 101. सो इसके लिए हम 3/3 का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं. अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा देन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है तो यहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब ये होना चाहिए. तो अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ये है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है मींस इक्वल टू 0 है, तो इनमें से हमको देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या होगा. सो इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर देता हूं और चेक करता हूं आंसर क्या आता है. सो यहां पर इसको हम A, इसको B और इसको हम C ले लेते हैं. नाउ U1 यहां पर 1/√2, U2 भी 1/√2 और U3 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/√2 को आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे. ये फर्स्ट वाला U1 के लिए, ये U2 के लिए, ये U3 के लिए. इसी टाइप से यहां पर भी है. सो यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या आता है. 1/√2 को तो हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि 1/√2 हमको सब में मिलेगा, या फिर अंदर रखना चाहो तो अंदर भी रख सकते हो. सो वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि क्या आती है. यहां पर U1, U2, U3 की जगह A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3 हो गया. अगर इसी को आप यूज करोगे तो हमारा U, ये V और ये हमारा W होता. सो 1/√2, 1/√2 एंड 0, U1, U2, U3 हो गया. यहां पर V1 की बात करें तो V1 क्या है 0, V2 क्या है 1/√2 और V3 क्या है 1/√2, एंड W1 हमारा 1/√2, W2 0 एंड W3 1/√2. इसको खोल दो और चेक करो कि आंसर क्या आता है. सो दिस विल बी 1/√2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 माइनस 0, सो 1/2 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा आपका 0 हो जाएगा. देन प्लस 1/√2 ये ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0, सो 1/2. तो ये आ गया 1/2√2 प्लस 1/2√2, दैट इज इट इज नॉट इक्वल टू 0. और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. तो जो हमारे ऑप्शन दिए थे उस ऑप्शन के अंदर हमारा जो ऑप्शन बी था उसमें लिखा था ऑल द 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है. सो दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. सो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक और ले लेते हैं. तो यहां पर क्या दिया है, कंसिडर द सेट ऑफ 3 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस. सो 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब R3 स्पेस है. अब R3 स्पेस के अंदर जो वेक्टर हमको दिया है वो वेक्टर हमारे पास में है S इज इक्वल टू 1 1 1 1 minus 1 1 and 1 1 minus 1. Which of the following statement is true? So स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, स्टेटमेंट को हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, फर्स्ट दिया है S is not
a linearly independent set. लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. सो अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उस केस में जो हमारा 3/3 का डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इक्वल टू 0 है इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है. सो अगर इक्वल टू 0 आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया तो आपका ये वाला सही हो जाएगा. नाउ सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में है S is a basis of R3. नाउ अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो उस केस में इट फॉर्म द बेसिस ऑफ R3. इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आपका ये है, और इक्वल टू 0 आया तो आपका ये सही है. इसी तरह से बाकी ऑप्शन की हम बात भी करेंगे. तो अब हम चेक कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट 3/3 का आपका इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है. इक्वल टू 0 तो आपका ये सही है, नॉट इक्वल टू 0 तो आपका ये है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होगा फॉर्म द बेसिस ऑफ R3. ये मैंने आपको पहले बताया था. तो डिटरमिनेंट चेक कर लो कि आंसर क्या आता है. सो 1 1 1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1. चेक कर लेते क्या आ रहा है. 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 1 -1, तो 1 -1 प्लस 1, ये अब प्लस ले लिया तो 1 इंटू 1 1, देन माइनस ऑफ -1 मीन्स +1, सो 1 + 1, देन 1, ये ले रहे हो तो 1, देन माइनस ऑफ -1 मीन्स 1 + 1. तो ये तो आपका 0 हो गया, पर यहां पर 2 + 2 दैट इज 4, एंड 4 मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड नॉट यहां पर क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में बताया था कि आपको ये क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा इसका मतलब नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला आपका गलत हो गया, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब इट फॉर्म द बेसिस ऑफ R3. सो R3 का बेसिस फॉर्म करता है. अब हम क्या करते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस ले लेते हैं. ये दोनों क्वेश्चन भी आपके गेट में पूछे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से रिलेटेड है. अब अभी तक जो भी हमने किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कंबाइनली ले लेते हैं. These all questions are already asked in previous CSIR नेट एग्जामिनेशन. तो ये क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं जो मैं यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं. ना फर्स्ट दिया है लेट A and B be two distinct 3-dimensional vector, 3D vectors हैं. Then component of B that is perpendicular to A is given by component of B that is perpendicular to A is. तो आपको B का वो कंपोनेंट निकालना है जो A के परपेंडिकुलर है. अब आंसर इसमें दे रखे हैं. फर्स्ट दिया है A क्रॉस ऑफ B क्रॉस A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. फिर आंसर इसने दिया है B क्रॉस ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय B स्क्वायर. थर्ड दिया है A डॉट B इंटू B डिवाइडेड बाय B स्क्वायर. एंड फोर्थ आंसर हमारे पास में है B डॉट A इंटू A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. अब B का वो कंपोनेंट जो A के परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट कौन सा होगा वो हमको निकालना है. अब इसके लिए हम क्या करें,
ये एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे कैप। सो वेक्टर ए तो मैं इधर ले लेता हूं और वेक्टर बी में यहां पर ले लेता हूं और इस एंगल को मान लेते थीटा। अब वेक्टर बी का एक कंपोनेंट तो आपका ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। इसने बोला कि वो कंपोनेंट चाहिए जो आपका ए के परपेंडिकुलर हो। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, और यहां पर यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप। अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है उसकी हम बात करें। पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी ले लेते हैं। अगर मैं ए क्रॉस बी लूं तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए आपका एक्स डायरेक्शन में, बी आपका वाई डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे जो कि के हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा के कैप। ये आ गया। ये हमारे किसकी वैल्यू है, ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस बी ले, या फिर हम पहले, ठीक है, ए क्रॉस बी ले लो। नेगेटिव लगा के इसको हम उल्टा कर देंगे। ए तो क्या है, ए आई कैप, देन क्रॉस, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा के कैप, ए बी साइन थीटा के कैप। नाउ इसको ओपन कर दो। तो जैसे हम ओपन करेंगे, ए क्रॉस बी हमने ओपन कर रखा है, सी हो जाएगा ए स्क्वायर बी साइन थीटा, और साथ में क्या रहा, आई क्रॉस के, बाकी सारा हमारा क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी। इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन कर रहे हो तो आई क्रॉस के क्या हो गया, के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के हो गया माइनस जे। इट मींस ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं तो माइनस आ जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर बी साइन थीटा जे कैप। अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ए अपॉन, अगर ए स्क्वायर लू तो ये आता है बी साइन थीटा जे कैप, और बी साइन थीटा जे कैप क्या है, वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो कि ए के परपेंडिकुलर है। तो बी साइन थीटा जे कैप इज दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ए अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल रही है बी साइन थीटा जे कैप, और ये हमारा है बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस। इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस। सरफेस क्या दिया है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो फाई हमको दे रखा है एक्स वाई जेड माइनस 8, ये हमारी सरफेस है एट द पॉइंट 1 2 4। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दैट इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू दिस सरफेस एट पॉइंट 1 2 4। तो वो प्लेन हमारी कौन सी है वो हमको निकालना है। अब प्लेन हमको क्या क्या दे रखी है वो भी हम लिख देते हैं। प्लेन जो हमको दिया है वो हमारे पास में है
x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 12। सेकेंड दिया है 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12। थर्ड ऑप्शन है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7। So equation of the plane that is tangent to this surface at point 1 to 4। अब नॉर्मल प्लेन एंड टेंजेंट प्लेन की बात हो रही है, तो इस टाइप का हमने पहले आर्टिकल लिया था और वहां पर आपको बताया था कि ये हमारी कोई सरफेस है जिसको फाई एक्स इक्वल टू 0 या फाई सी इक्वल टू 0 हमने लिया था। देन यहां पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे और उस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट प्लॉट की थी और इस टेंजेंट का कोई पॉइंट हमने लिया था, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड। तो इसका पोजीशन वेक्टर तो हमारा आर था एंड इसका पोजीशन वेक्टर हमारा कैपिटल आर था और यहां पर हमने निकाला था डेल फाई। तो कंडीशन हमारी क्या थी, आर माइनस आर डॉट डेल फाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। सो आपको क्या करना है, पहले आपको ये फाई दे रखा है, डेल फाई निकालना है। उसके बाद में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, वो पॉइंट हमारे पास में 1 to 4, ये 1 to 4 पे ही हमारा डेल फाई निकलेगा और इस पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स वाई जेड। इसका मतलब आर माइनस आर या टीपी जो लोगे तो टीपी वेक्टर या आर माइनस आर वेक्टर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड माइनस 4 के कैप, ये आ जाएगा। एंड डेल फाई और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो वो जो प्लेन होगी वो हमारी इसमें से कोई प्लेन होगी। अब पहले डेल फाई निकाल देते हैं एट पॉइंट 1 to 4। तो डेल फाई निकालोगे तो आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ फाई, और इसको किस पे लेना है 1 to 4 पे। तो ये क्या हो गया आई कैप, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो वाई जेड मिल जाएगा। सो वाई जेड आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। एंड पॉइंट हमको लेना 1 to 4, तो 1 to 4 भी रख दो। तो ये क्या हो जाएगा 8i प्लस 4j प्लस एक्स वाई मीन्स 2k कैप, ये आ गया हमारा डेल फाई एट 1 to 4, ये वैल्यू आ गई। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 to 4 हमको ये मिल गया। अब टीपी की वैल्यू या आर माइनस आर की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं और इक्वल टू में 0 कर देता हूं। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ये क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 2 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गया, ये बन गया 2 और ये हो गया 4। ओपन कर दो इसको, तो जैसे ओपन करोगे 4x प्लस 2y प्लस जेड, यहां पर -4, यहां पर -4 मीन्स -8 और यहां पर भी -4 मीन्स -12, सो इक्वल टू 12। अब इसमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा जो 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 12 है वो कौन सा है, ये वाला। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। सो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा और वो क्या रहा है 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 12। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमको दे रखा है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास में है a बाई रूट थ्री, b बाई रूट थ्री, c बाई रूट थ्री। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ इलिप्सॉइड, तो सरफेस हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाई हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1। ये हमारी सरफेस हो गई। तो हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पर और इस सरफेस के नॉर्मल। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए आपको बता रखा था कि डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये आपको एन क्या प्रोवाइड करेगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमको लेने हैं एक्स वाई जेड पर। तो फाई हमारे पास में, हम डेल फाई निकालेंगे और डेल फाई किस पे निकालेंगे, इन पॉइंट्स पर। तो पहले आप इसका डेल फाई निकाल दो। तो डेल फाई हमारा हो जाएगा, एक्स वाई जेड में बाद में रखूंगा। सो दिस इज 2x बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y बाई बी स्क्वायर जे कैप प्लस 2z बाई सी स्क्वायर के कैप। ये आ गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या, a बाई रूट थ्री, बी बाई रूट थ्री, सी बाई रूट थ्री। तो ये क्या हो गया, 2a डिवाइडेड बाय रूट थ्री ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2b बाई रूट थ्री बी स्क्वायर जे कैप प्लस 2c अपॉन रूट थ्री सी स्क्वायर के कैप। ये आ गया। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर a कैंसिल हो गया, यहां पर एक b कैंसिल हो गया, यहां पर c कैंसिल हो गया। सो 2i अपॉन रूट थ्री ए, 2j अपॉन रूट थ्री बी, 2k अपॉन रूट थ्री सी। ये आ गया। नाउ अब डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्ट एन कैप में निकाल देता हूं। तो यहां पर एन कैप क्या हो गया, 2 बाई रूट थ्री, तो हम ले लेते हैं बाहर। सो आई कैप अपॉन ए प्लस जे कैप अपॉन बी प्लस के कैप अपॉन सी डिवाइडेड बाय, मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 बाई रूट थ्री एंड रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। अब 2 बाई रूट थ्री तो हमारा कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई करो और ए बी सी से डिवाइड कर दो। तो या तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं है तो जो हमको आंसर दे रखा है उसके नियर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ऊपर तो क्या हो गया, बी सी आई कैप प्लस सी ए जे कैप प्लस ए बी के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी सी आई कैप प्लस सी ए जे कैप प्लस ए बी के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, a unit vector n cap, unit vector n cap on the xy plane
on the xy plane at an angle of 120 degree with respect to I cap। तो I cap के रेस्पेक्ट में xy प्लेन पर 120 डिग्री पर जो यूनिट वेक्टर n कैप है वो हमको निकालना है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप के रेस्पेक्ट में एक्स वाई प्लेन पर 120 एक्स वाई प्लेन में 120 डिग्री पर जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा एन कैप है। अब यहां पर क्या दिया है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी एन कैप एंड v इज इक्वल टू ए एन कैप प्लस बी आई कैप will be 60 डिग्री if। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। किस कंडीशन में होगा वो कंडीशन हमको निकालनी है। आंसर्स हमको दे रखे हैं b इक्वल टू √3a/2। सेकेंड आंसर है b इक्वल टू 2a/√3। थर्ड आंसर दे रखा है b इक्वल टू a/2 एंड फोर्थ आंसर हमको दे रखा है b इक्वल टू a। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आपका 60 डिग्री हो, उसके लिए इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी है। तो पहले मैं एन कैप निकालू, एन कैप निकल जाएगा तो u और v में आप रखोगे एंड एंगल 60 डिग्री, तो u डॉट v क्या आ जाएगा, uv cos 60। और इससे हम चेक कर लेंगे कि कंडीशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं एन कैप निकालू। एन कैप इसने बोला है ये आपका आई कैप, आई कैप से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एन कैप हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये हमने पहले भी निकाल रखा है। सो cos 120 डिग्री आई कैप प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप। अब cos 120 कितना होता है और साइन 120 कितना होता है। सो cos 120 मीन्स cos ऑफ 90 प्लस 30 आई कैप प्लस साइन ऑफ 90 प्लस 30 जे कैप। अब यहां पर 90 है तो इसकी वजह से ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री आई कैप, और 90 प्लस 30 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस देन प्लस। इस 90 की वजह से ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये क्या गया -1/2 आई कैप, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 जे कैप। तो एन कैप हमको ये मिल गया है। अब हम u एंड v में एन कैप की वैल्यू रख देते हैं। तो u हमारा ये है, तो u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस b, एन कैप की जगह क्या आ गया -i/2 प्लस √3/2 जे कैप। तो ये क्या बन गया a माइनस b/2 आई कैप प्लस √3/2 b जे कैप। ये हमारा u हो गया। तो u क्या हो गया a माइनस b/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, ये u आ गया। अब हम v निकाल लेते हैं। v हमारा ये है, सो v इज इक्वल टू a एन कैप क्या है -i/2 प्लस √3/2 जे प्लस b आई कैप। तो ये क्या हो गया b माइनस a/2 आई कैप प्लस √3/2 a जे कैप। ये हमारा v हो गया। अब
दोनों के बीच में, किसके, u एंड v के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो आप u एंड v के बीच में एंगल 60 डिग्री ले लो और चेक करो कि आंसर क्या आ रहा है। So u dot v equal to uv cos 60 डिग्री। तो u dot v अगर करें तो u dot v क्या हो जाएगा, u dot v equal to uv cos 60 एंड cos 60 का मतलब होता है 1/2। तो पहले u dot v करो, मीन्स ये तो आपका u है, ये v है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई टू इंटू बी माइनस ए बाई टू, आई डॉट आई किया है। इसी तरह से जे डॉट जे करोगे तो √3/2 बी इंटू √3/2 ए। ये क्या किया हमने, u डॉट वी। अब आप करोगे u इंटू वी, मतलब डिटरमिनेंट u इंटू डिटरमिनेंट b, डिटरमिनेंट v। तो डिटरमिनेंट u क्या हो गया, रूट ऑफ a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस √3/2 b का होल स्क्वायर। ये तो आपका डिटरमिनेंट u, ये 1/2 में आगे लिख देता हूं। एंड डिटरमिनेंट v की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, ये हमने बाहर ले लिया है, एक मिनट, ये आ रहा है। सो रूट ऑफ b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस √3/2 a का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आप ओपन कर दो। सो अगर हम इसको ओपन करें तो ए बी, इसको इससे किया तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, फिर ये क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर बाई टू, फिर प्लस ए बी बाई 4, ये ए बी, देन ए को बी से किया, फिर ये किया तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, फिर ये किया तो माइनस बी स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया ए बी बाई 4, प्लस यहां पर ये क्या है 3/4 ए बी इज इक्वल टू 1/2। इसको आप ओपन करोगे तो पहले मैं लेफ्ट में चेक कर दूं क्या हो गया, ये 3/4 ए बी और ये 1/4 ए बी, मतलब ए बी और ए बी हो गया ट्वाइस ए बी, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं, इसका रूट है तो a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 3/4 बी स्क्वायर, रूट होल स्क्वायर करके रूट अभी ओपन कर देंगे, और यहां पर क्या है b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ए स्क्वायर, ये आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में तो क्या हो रहा है, ये a माइनस बी बाई टू और ये b माइनस ए बाई टू, a माइनस बी बाई टू और b माइनस ए बाई टू ये आ रहा है, बाहर 1/2 भी है। अब ये स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। सो 1/2 तो ये है, a माइनस बी बाई टू है और ये b माइनस ए बाई टू है। चलो पहले आप मल्टीप्लाई इसको खोल दो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी प्लस 3/4 बी स्क्वायर, ये आ गया। और यहां पर क्या आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी
प्लस 3/4 a² ये आ गया। सो 1/2 a² माइनस ab। अब ये 3/4 b² और ये b²/2, ये कितना हो गया? 3/4 प्लस 1/2 करोगे तो 4, 3 प्लस 2 तो 5/4, ये 5/4 b² और यहां पर 5/4 a² माइनस ab प्लस b², ये आ गया। सर इसको आप मल्टीप्लाई कर देना और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 1/2 तो यहां पर है a² प्लस b² माइनस ab, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब 2ab माइनस a²/2 माइनस b²/2 और यहां पर ये आ रहा है जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? माइनस a²/2 माइनस b²/2 और यहां पर a²/2 b²/2, तो राइट हैंड साइड में लेके जाओगे और इसको हम लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? पहले आप एलसीएम ले लो। सो 4ab माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ab, इधर आ गया। सो 5ab इज इक्वल टू 2a² प्लस 2b²। सो यहां पर हमको कंडीशन मिल जाएगी 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab इक्वल टू 0 है, तो आप इसके फैक्टर बना दो। तो इसके हम अगर फैक्टर बनाएं टू a² माइनस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पर 4a² b² आना चाहिए और ऐड करने पर 5ab आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 1 कर देते हैं, तो 4ab माइनस ab प्लस 2b² इक्वल टू 0, 2a कॉमन लिया तो आ गया a माइनस 2b और यहां पर आपने b कॉमन लिया तो जैसे b कॉमन लोगे ये आ जाएगा 2b माइनस b कॉमन लिया है, तो माइनस b कॉमन लिया है, तो a माइनस 2b, इसका मतलब फैक्टर हो गया 2a माइनस b इंटू a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो a आंसर हमारा इसमें से निकालना है, तो एक तो क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू 2a और दूसरा क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू a/2। तो चेक कर लो इसमें से क्या है, b इक्वल्स टू a/2 मीन्स करेक्ट आंसर इज आवर c, तो c वाला आंसर हमारा सही है। सो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं और अभी तक हमने जो वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था उसके रीकैप के फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं। तो यहां पर आज का हमारा ये लेक्चर एंड होता है और वेक्टर एनालिसिस भी यहां पर एंड होता है। सो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।